साथियों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। साथियों, आज डोल 11 है, जिसकी आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। श्री गणेश उत्सव भी जारी है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। साथियों, दो विषय या दो मुद्दे लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो जो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने अभी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर देखा होगा कि पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रोफार्मा और एक पत्र बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया जा रहा है और इस संबंध में बहुत से उसमें पूछताछ भी शुरू हो गई है। बहुत सी ऐसी शंकाएं हैं जिसका समाधान हमारे पेंशनर साथी चाहते हैं और सबका व्हाट्सएप पे उत्तर देना संभव नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रमुख जानकारी दे दी जाए ताकि आपकी जो त्वरित समस्याएं या शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निदान हो सके। देखिए, उस पत्र में अभी साफ लिखा है कि जो बीमा कंपनी तय की जानी है वो अंडर वे है। मतलब प्रोसेस अंडर वे का मतलब ये होता है कि अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। टेंडर वगैरह इशू हो गए हैं, उनके टेंडर वगैरह आ भी गए होंगे कंपनियों को, अभी फाइनल उसका प्रोसेस चल रहा है। जिस तरह से परचेज या किसी वर्क आर्डर वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए होता है, तो वो प्रोसीजर जारी है। और जब प्रोसीजर फाइनल होगा और जब किसी बीमा दाता कंपनी को वर्क ऑर्डर हो जाएगा, उससे एग्रीमेंट हो जाएगा, तब फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन सबके सामने आएंगी। लेकिन जो मोटा जो ड्राफ्ट जारी किया गया है या जो पत्र से जो समझ में आ रहा है या जो प्रोफार्मा से समझ में आ रहा है या एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रहती हैं, उस हिसाब से मैं आपको मोटी जानकारी देता हूँ। देखिए, अभी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अपना पत्र जारी किया है और उसमें जो प्रोफार्मा जारी किया उसमें जो एम्प्लॉइज़ की कैटेगरी दी गई है, उसमें नियमित कर्मचारी, संविदा वगैरह और कंपनी कैडर या पेंशनर वगैरह, तो उसमें पेंशनर भी एक कैटेगरी है जिसमें टिक लगाना है। बाकी आगे की जो जानकारी है उसमें एम्प्लॉइज नंबर वगैरह मांगा गया है कर्मचारी का, लेकिन पेंशनर शब्द कहीं नीचे नहीं है और ना पेंशनर की कोई जानकारी मांगी गई। इस संबंध में स्पष्ट ये किया जाता है कि पावर मैनेजमेंट कंपनी की जो पेंशन है वो ट्रांसमिशन कंपनी ड्रा करती है जनरली, मतलब जो जहाँ तक है। तो पावर मैनेजमेंट कंपनी खुद पेंशनर के संबंध में ज़्यादा कोई कार्रवाई करता नहीं है, इसलिए हो सकता है उसने पेंशनर की जानकारी पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से ना मांगी हो, वो ट्रांसमिशन कंपनी जानकारी मांगे। दूसरी ये हो सकती है कि अभी एम्प्लॉइज़ की जानकारी मांगी गई है, साइड बाई साइड पेंशनर्स के लिए भी प्रोफार्मा अलग से जानकारी के लिए जारी किया जाए, क्योंकि जो प्रोफार्मा जारी किया गया है उसमें पेंशनर का नाम के अलावा बहुत सी चीज़ों की जानकारी कंपनी को लगेगी। तो जैसे पीपीओ नंबर है, कहाँ से उसको पेंशन प्राप्त हो रही है, ये सब जो जानकारी है, तो वो डाटा भी मांगा जाएगा जो कि इस प्रोफार्मा में दिख रहा नहीं है। तो आप लोग उसमें कोई ऐसा शंका सुबह ना करें, पेंशनर के लिए भी ये योजना लागू है। या तो आगे जो प्रोफार्मा दूसरी कंपनी मतलब जारी करेंगी उसमें पेंशनरों की जानकारी मांगी जाएगी, या फिर पेंशनर्स के लिए हो सकता है अलग से प्रोफार्मा भी जारी किया जाए। तो इसमें कोई अभी मतलब जल्दबाजी करने की या एकदम से मतलब धीरज खोने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि अभी तो कंपनी भी डिसाइड होना है और ये एक प्रोसेस साइड बाई साइड की ज़्यादा विलंब ना हो, इसलिए एक जानकारी अभी से कर्मचारियों की मांगना शुरू कर दी गई है कंपनी द्वारा। अन्य कंपनी भी अपने अपने परिपत्र जारी करेंगे, तो कर्मचारियों की जानकारी भी ली जाएगी और पेंशनरों की जानकारी भी ली जाएगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि पेंशनर के लिए वही टर्म्स कंडीशन लागू होंगी जो कर्मचारी के लिए लागू हैं। तो जो जनरल टर्म्स कंडीशंस हैं वो सब एक सी हैं, पूरे हॉस्पिटल वगैरह जो भी कैशलेस रहेंगे, ऑल इंडिया लेवल के रहेंगे। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन बड़ा मतलब जो कम से कम जो बाहर हमारे पेंशनर साथी हैं, केरल में हैं, बेंगलोर में हैं, पुणे में हैं, उत्तर प्रदेश में और भी दूसरे प्रदेशों में हैं, उनके मन में हमेशा ये शंका उत्पन्न हो रही है कि यार हम तो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं तो वहाँ के हमारा ट्रीटमेंट का क्या होगा। सॉरी, क्या हो रहा है आज।
तो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सुन के बीमारी भी शुरू हो गई लगता है। तो खैर, तो मेरा उन सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो लोग भी घबराए नहीं। देखिए, जनरल जो इरडा एक है, बीमा नियामक आयोग जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी जो टर्म्स कंडीशन सभी बीमा कंपनियों पे लागू रहती हैं, और बीमा कंपनियों को जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनको ये टर्म्स कंडीशन माननी ही पड़ती हैं। तो इरडा के हिसाब से उनके पूरे, उनको जो पैनल, कंपनी के पैनल में जो हैं, या जो कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ स्कीम जो उनके पेंशनरों के लिए या उनके कर्मचारियों के लिए जो अप्रूव रहते हैं जनरली, वो सब हॉस्पिटल इसमें कवर रहते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी, अन्य हॉस्पिटल भी हैं। तो उसमें फ़र्क ये रहता है कि बाकी में तो आप जाके कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भर्ती हो जाइए, कैशलेस आपका इलाज हो जाएगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोई अन्य प्रसिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं जो उनके कवरेज में नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहना चाहिए उसकी लिस्ट में नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्कीम वाली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो रहती है, CGHS बोलते हैं, उसमें नहीं है। या जो इरडा द्वारा नाम एक दिया गया है, उसमें नॉर्म दिया गया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में इतने बेड अगर किसी हॉस्पिटल में है, या शहरी क्षेत्र में इतने बेड अगर किसी हॉस्पिटल में है, तो वो भी अथराइज माना जाएगा। तो बहुत सी ऐसी लंबी टर्म्स कंडीशन है, आप उस चक्कर में पढ़िए मत। सीधा सीधा आप तो ये जान के चलिए कि भाई जो भी आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं, अच्छे ठीक ठाक से हॉस्पिटल हैं, वो सब हॉस्पिटल इसमें कवर होंगे। थोड़ी सी ये हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि कुछ हॉस्पिटल जो कवर नहीं है अगर बाई द वे, तो आप वहाँ जाके भर्ती होंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट का रियम्बर्समेंट बाद में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। या इसमें प्रयास अपन ये करेंगे कि अगर ऐसे कोई हॉस्पिटल है तो विद्युत कंपनी उसकी गारंटी ले, भले वो मतलब कहना चाहिए बीमा प्रदाता कंपनी उसमें तुरंत कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, मतलब जो स्कीम है उसमें नहीं दे रही है, और मतलब कर्मचारी को या पेंशनर को देना पड़ रहा है भर्ती होने के लिए पैसा। तो कोशिश ये की जाएगी, डिमांड ये की जाएगी कि भाई संबंधित विद्युत कंपनी उसकी गारंटी दे कि भाई अगर कंपनी नहीं देगी तो विद्युत कंपनी उसमें पेमेंट करेगी। तो इसलिए ज़्यादा ये डिमांड रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि हॉस्पिटल के बारे में आप लोग क्लियर हो जाइए, आउट ऑफ स्टेट रहें या आप MP में रहें, जनरली सब ठीक ठाक से हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब इसमें कवर रहेंगे और आपको उसकी सुविधा मिलेगी। अब इसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई किसको सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये आप जान लें कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। 500 रुपये अगर आप देंगे, कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बराबर है, 500 रुपये देंगे तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। फ्लोटर इंश्योरेंस कहलाता है, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रीमियम बतला दूं मैं। तो 500 रुपये में 5 लाख रुपए का आपके परिवार को बीमा मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आप 1000 रुपये देंगे तो 10 लाख रुपए तक का आपके पूरी फैमिली के लिए बीमा मिलेगा। और तीसरा, अगर 2000 रुपये आप महीने का कटाएंगे तो आपको 25 लाख रुपये का बीमा आपका पूरी फैमिली के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका कितना प्रीमियम पटाएंगे, कितना आपका कवरेज मिलेगा। अब ये कवरेज फ्लोटर स्कीम क्या कहलाती है, थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ। फ्लोटर स्कीम में ये होता है कि आपका परिवार, मतलब जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 आपके बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, या उसमें अभी आगे बताता हूँ कि परिवार की परिभाषा में क्या आता है। तो आप ये मान के चलो कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं और 2 उसके बच्चे हैं, 4 का परिवार हो गया। तो और आप 1000 रुपये आप पटा रहे हैं महीने का, तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिला। मतलब चारों लोग मिलके, या एक के इलाज में भी 10 लाख खर्च आता है, या एक के इलाज में 4 लाख आया, दूसरे के इलाज में 3 लाख आया, और फिर तीसरे के इलाज में फिर 3 लाख आया, तो 10 लाख। मतलब टोटल 10 लाख। आप 3 लोग, 4 लोग, 1 लोग, जैसा भी है उसके इलाज में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर अगर खर्च होएगा तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह का ये आपका फ्लोटर स्कीम जो कहलाती है कि परिवार का आपका 10 लाख या 25 लाख का है, तो वही आप लगा लो कि किसी में 10 लाख हुआ, किसी में 12 लाख हुआ, किसी में 3 लाख हुआ, तो 3 लोग मिला के 25 लाख आपके हो गए। तो इस तरह से आपको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर होएगा। हॉस्पिटल की भी बात क्लियर हो गई कि जो इसमें लिस्टेड नहीं रहेंगे, हालांकि बहुत कम संभावना है कि अच्छे हॉस्पिटल लिस्टेड रहते ही हैं अच्छे रेप्यूटेड कंपनी के साथ में, और लिस्टेड बाय द वे नहीं है और आपको इमरजेंसी वहाँ ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ गई, तो आप कंपनी को और MPB के जो नोडल अधिकारी बनेंगे, जो भी विद्युत कंपनी के बनेंगे, उनको इन्फॉर्म करिए। तो आपको या तो अगर ये कंपनियां तैयार हो गई तो कंपनी गारंटी देंगी, या आप पैसा दे दीजिएगा, बाद में आपको रिइंबर्समेंट उसका मिल जाएगा।
अब मुख्य बात जो है वो आती है परिवार की। देखिए, परिवार में कर्मचारी के बारे में तो ठीक है, कर्मचारी हो गए, उसकी पत्नी हो गई, ये कवर है, इसमें कोई आपका किसी भी तरह का मतलब कहना चाहिए शर्त नहीं है। लेकिन शर्त उस स्थिति में है जब मतलब पत्नी जो है, ये अगर पत्नी कंपनी में, विद्युत कंपनी में है, तो उसका पति किसी शासकीय, अर्धशासकीय, प्राइवेट कहीं भी अगर काम कर रहा है और उसको चिकित्सा अलाउंस मिल रहा है या चिकित्सा सुविधा मिल रही है, तो फिर वो मतलब ये है कि वो अंडरटेकिंग दे के या तो वहाँ ले या तो यहाँ ले, वो और डिटेल में कवर मतलब आएगी वो स्थिति। तो आप तो ये मान के चलिए कि बहुत रेयर है वो ऐसे केस कि हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं और मतलब पत्नी कहीं और अगर सुविधा ले रही तो उसको यहाँ नहीं मिलेगी, और अगर पति यहाँ सुविधा ले रहा है तो उसको पत्नी के मतलब जो मतलब कहना चाहिए रोजगार देने वाली कंपनी है या शासन है, जो भी जहाँ भी वो काम करती है, तो वहाँ से इनको, इसके पति को सुविधा नहीं मिलेगी। ये कॉमन कंडीशन है और ये इसमें भी लागू होगी। अब पत्नी आपकी, इसमें लिखा है, जो अभी फिलहाल लिखा है वो बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि इसमें एक चीज और है कि परिवार में आपके पति पत्नी हो गया, इसके बाद पुत्र हो गया, आश्रित पुत्र ऐसा कि 25 साल की उम्र और अविवाहित और इनकम टैक्स पेमेंट ना करता हो, वो आप पे आश्रित कहलाएगा। यदि 23 साल में आपने उसकी शादी कर दी है तो आपका इंडिपेंडेंट, मतलब वो आपका डिपेंडेंट पुत्र नहीं कहलाएगा, उसको बीमा नहीं मिलेगा। और अगर 25 साल का है, अविवाहित है, लेकिन कहीं और काम कर रहा है, इनकम टैक्स पेड कर रहा है, तो उसको भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुत्री के मामले में अगर अविवाहित पुत्री है तो उम्र सीमा इसमें नहीं है, लेकिन कंडीशन इनकम टैक्स और वो कंपनी के रोजगार वाली वो तो रहेगी कि अगर कहीं और काम कर रही है, कहीं और चिकित्सा सुविधा ले रही है तो वहां से पुत्री, मतलब पुत्री आपके इसमें कवर नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर अविवाहित पुत्री है और आप पे डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है, तो भले वो 25 साल से ऊपर की हो गई हो, 30 की हो गई हो, 32 की हो गई हो, तो भी आप पे डिपेंडेंट मानी जाएगी। और इस पे एक चीज और है कि अगर भगवान ना करे पुत्री विधवा है, तलाकशुदा है, तो वो आप पे डिपेंडेंट मानी जाएगी। लेकिन पुत्र के मामले में ऐसा नहीं है। पुत्री की उम्र सीमा नहीं है अविवाहित होने की, तलाकशुदा होने की और मतलब विधवा होने की स्थिति में वो आप पे डिपेंडेंट मानी जाएगी। तो ऐसी पुत्री को आपका कवरेज मिलेगा, आपकी फैमिली में शामिल माना जाएगा। आपके पुत्र को 25 साल की उम्र तक या शादी होने की उम्र अगर इसके पहले हो जाती तो वहां तक, और इनकम टैक्स पेमेंट करता तो वहां तक ये तीनों कंडीशन जो भी पहले होती हैं, तो उसके बाद वो पुत्र आप पे डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पुत्र कोई संतान, पुत्र पुत्री कोई भी विकलांग है, दिव्यांग बोलना चाहिए, है ना, तो अगर उनको है दिव्यांग और वो आप पे आश्रित हैं, रहते ही हैं वो, तो ऐसे पुत्र पुत्री को आजीवन, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, आजीवन उनको ये कवरेज मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। शर्त ये है कि उसमें आपको सिविल सर्जन का उनका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा और प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके जहां ऑफिस में आप फॉर्म जमा करेंगे वहां आपका वो काउंटर सिग्नेचर वगैरह करके वेरिफिकेशन होके वो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये हो गए पति पत्नी, पुत्र पुत्री हो गए। माता पिता की भी स्थिति वही है कि माता पिता यदि जीवित हैं और वो इनकम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप पे डिपेंड माने जाएंगे और उनको भी इसमें कवरेज मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और है, ये फैमिली पेंशनर पे भी लागू है, यानी जो परिवार पेंशन हमारी विद्युत कंपनियों से ड्रा कर रही हैं उस पर भी ये लागू है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि आप कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि प्रोफार्मा में आपका जो पुत्र पुत्रियों के बाद माता पिता और इसके बाद आपका सास ससुर का भी उसमें जानकारी मांगी गई है। तो सास ससुर का जानकारी मांगने का मतलब ये है कि जो परिवार पेंशनर है, देखिए परिवार पेंशनर वो महिलाएं हैं जनरली जिनके पति विद्युत कंपनियों में या विद्युत मंडल में काम करते हुए या मतलब उनको अनकंपा नियुक्ति मिली है, उसमें दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु होने के कारण, तो ऐसी परिवार पेंशनर को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा
और इनके सास ससुर, यानी इनके सास ससुर कौन कहलाए परिवार पेंशनर के? जो अपना मृत कर्मचारी था मंडल का या विद्युत कंपनी का, उनके माता पिता, वो परिवार पेंशनर के सास ससुर कहलाए। और अगर वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे तो उनको भी इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में वो सुविधा मिलेगी। तो इस तरह ये पूरा आपका परिवार हो जाएगा कि ये परिवार के, अच्छा इसमें ये है कि ये परिवार के लिए आपको जो डिक्लेरेशन भरना है, ये कि आपसे अनुरोध ये है कि इसको मतलब गलत जानकारी मत भरना, क्योंकि अगर कभी वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी बीमा कंपनी है वो कोई भी क्लेम देने के पहले उनके इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, वो इसका पूरा मतलब कहना चाहिए आपका पूरा क्लेम देने के पहले आपको या अलाउ मतलब आपका जो आपने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी इलाज कराया है उसको सर्टिफाई करने के पहले पूरा वो इन्वेस्टिगेट कराती हैं, हर तरह से वो जानकारी लेती हैं। तो अगर कुछ ऐसा गलत पाया गया तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा, आपका पॉलिसी भी रद्द हो जाएगी और हो सकता है आपके ऊपर रिकवरी भी निकाल दे। तो मेरा मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आप कराओ तो ये सब जो टर्म्स कंडीशन आपकी बताई जा रही हैं या जो और फाइनल आएंगी उसको मान के ही आप पूरा प्रोफार्मा भरना। अच्छा ये तो हर कंपनी देखिए जो ये प्रोफार्मा जैसे पावर मैनेजमेंट निकाला है तो आप मत भरिए, अगर ट्रांसमिशन के हैं तो आप मत भरिए, कोई मध्य क्षेत्र का है, पूर्व क्षेत्र का है, आप लोग ये प्रोफार्मा जबरदस्त चक्कर मत पड़िए, मत भरिए, आपकी कंपनी अलग से प्रोफार्मा निकालेगी और बताया जाएगा कि भाई ये प्रोफार्मा आपको कहाँ जमा करना। उसमें लिखा हुआ है कि हर कंपनी इस स्कीम के लिए एक नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में मतलब नियत करेगी और ये जो फील्ड ऑफिस हैं ये पूरे आपकी जानकारी है प्रोफार्मा कलेक्ट करके इसको काउंटर सिग्नेचर करके वेरीफाई करके इकट्ठा करके ये जो भी एक्सेल सीट या जो भी कंप्यूटर पे इनका डाटा बनेगा वो आप उनको नोडल अधिकारी को भेजेगी। तो आप दूसरे इधर उधर का प्रोफार्मा जबरदस्ती मत भरो, अभी परेशान मत हो। आपकी कंपनी का जब प्रोफार्मा आएगा उसका आदेश निकलेगा तो हम मतलब विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ या और भी पेंशनर यूनियन या और भी संगठन सब आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई के बाद सब संगठनों ने, मैं ये नहीं कहता कि यार किसी एक संगठन ने इसमें मेहनत की है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन सब संगठनों की, पेंशनर संगठन हो या और भी दूसरे संगठन हो, श्रमिक संगठन, सब ने बहुत दिनों से इसकी मांग करते आए हैं और सबकी मेहनत का ये नतीजा है कि आपको इतनी अच्छी स्कीम मिल रही है। इसलिए जो भी आप श्रेय रे की बात छोड़ो आप, लेकिन आप तो ये है कि सबके सहयोग से आपको एक अच्छी सुविधा मिल रही है, इसका फायदा उठाएं और धैर्य बनाए रखें। देखिए किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 10 सितंबर की जो डेट दी है कोई जरूरी नहीं है 10 सितंबर की डेट फाइनल हो गई, 10 बार वो बढ़ेगी। अभी आपको पूरा अवसर मिलेगा और इसके बाद भी उसमें एक कंडीशन और दी है कि अगर आप अभी शामिल नहीं हो पाए या अभी आपको शामिल नहीं होना है तो आप वित्तीय वर्ष के बीच में कभी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि जैसे आप अगस्त में शामिल हुए, अगस्त 25 में शामिल हुए या अगस्त 25 तो निकल गया, अगस्त 26 में शामिल हो रहे हैं, जैसे मान ली अभी नहीं होना आपको, अगस्त 26 से हो गया तो आपको 1 अप्रैल 26 से लेके फिर अगस्त 26 तक का प्रीमियम का डिफरेंस देना पड़ेगा और अगस्त के बाद से आपका 26 से आगे वो आपका प्रीमियम आपके पेंशन से या सैलरी से कटता रहेगा। तो इस तरह मतलब आप साल में एक बार ही आप शामिल हो सकते हो इस स्कीम में। और कोई आपको प्रीमियम चेंज करना है कि भाई अब मेरे को 5 लाख से 10 लाख का करना है तो वैसा भी आप साल में एक बार कर सकते हो। 10 लाख की जगह 5 लाख का करना है तो भी साल में एक बार का कर सकते हो। तो ये सब डिटेल आपकी आएगी, तो उस हिसाब से आप तैयार रहिएगा। और तैयार क्या रखना है आपको, मैं पेंशनरों के बारे में बता देता हूँ। पीपीओ आप निकाल के रखिए, उसका रेफरेंस लगेगा, हो सकता कापी मांगी जाए, आधार नंबर आपका मांगा जाएगा, पैन नंबर भी लगेगा तो हो सकता पैन कार्ड आपसे मांगा जाए, और परिवार का विवरण, आपका ब्लड ग्रुप मांगा जाएगा, परिवार का विवरण, या हो सकता है कि मतलब अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगी जाए तो उसकी पूरी आप डिटेल तैयार करके रखना। तो ये जानकारी है, हो सकता है कि उनके आधार कार्ड भी मांगे जाएं या आधार नंबर मांगे जाएं आपके परिवार वालों के, और डिटेल आएगी अभी, तो वो सब आप तैयार करके रखो। और जब आपकी कंपनी आपका प्रोफार्मा निकालेगी तो प्रोफार्मा आपको भरना है। और अभी जो प्रोफार्मा निकला उसमें तो लिखा गया है कि कैपिटल लेटर में, कैपिटल इंग्लिश यानी जो बड़ा अक्षर कहलाता है ABCD का, तो सिर्फ इंग्लिश में भरना है, और कैपिटल लेटर यानी बड़ा जो ABCD होता है उससे ही पूरा प्रोफार्मा आपको भरना है।
तो इसके बाद का भी जब आप कंपनी निकालेगी तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप कि किस हिसाब से प्रोफार्मा भरना, साफ सुथरा प्रोफार्मा भरना, क्योंकि बार बार आपत्ति ना हो और दुनिया भर की चक्करबाजी ना हो। इसलिए हो सकता है कि भाई अगर कोई यूनियन आपके पदाधिकारी आपके क्षेत्र में हो या हितरक्षक संघ की शाखाएं हैं तो उनसे भी मिलके आप अपने प्रोफार्मा उनके कार्यालय में जाके भरा सकते हैं, हम लोग पूरी मदद करेंगे। एक बात और है कि इसमें एक बात का ध्यान रखना कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक स्कीम ये निकाली हुई है कि 70 साल से अधिक जिनकी आयु हो गई है तो ऐसे वृद्ध लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आयुष्मान योजना टाइप का इलाज की योजना लागू कर दी है। तो जो 70 साल के पेंशनर हो गए हैं या उससे अधिक हो गए हैं और उनने आयुष्मान वगैरह का कार्ड बनाया हुआ है या हेल्थ इंश्योरेंस जो भी 5 लाख वाली है उसका अगर उनने लाभ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ऐसे लोग ये याद रखना कि आप या तो वहाँ क्लेम कर पाओगे, अगर आपका इलाज होगा तो या तो वहाँ क्लेम कर लो या यहाँ क्लेम कर लो, और वो 5 लाख रुपये का मार्जिन रख के भी, जैसे 5 लाख रुपए वहाँ हो गया, आप 5 लाख रुपए यहाँ करा लो, तो इस टाइप से आपका कवर टोटल हो जाएगा। उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो बाकी जो अभी रिटायर हो रहे हैं या जो 70 साल से कम है उनके लिए तो भाई जो प्रीमियम आप डिसाइड करोगे वो तो पूरा आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो 70 साल से ऊपर के जो हमारे साथी हैं वो लोग थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको कितना क्या मिल सकता है या क्या है। ये सब मैं अभी जो सामान्य जानकारी हो बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन हो तो वो फाइनल जब आएगा जब आप देखना। तो साथियों मोटा मोटी तो यही है कि इसमें जानकारी जो है वो लगभग जो आपके काम की है वो पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और अब जब भी आपका इसमें होएगा, एक डिमांड हो रही कि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी जाए। देखिए ऑनलाइन भरने की सुविधा एक तो क्या है कि कुछ ही लोगों को आती है ऑनलाइन। हमारे अधिकांश लोग जो हैं वो कंप्यूटर मतलब कहना चाहिए कि जानकार नहीं है, वो ऑनलाइन बहुत सी काम नहीं कर पाते, या तो वो फिर ऑनलाइन के चक्कर में किसी वो साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ प्रोफार्मा भराएंगे, टाइम लगेगा, एक बार गलती हो गई 2 बार गलती हो गई, उनको फीस पटाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो टाइप करेगा, जो जानकारी दोगे क्या कर रहा है क्या नहीं करना उसको बहुत ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। तो ऑनलाइन अच्छा फिर क्या है कि बहुत से लोग बहुत दूर फील्ड में रहते हैं, परिवार पेंशनर हैं जिनको कोई जानकारी रहती नहीं है, तो इस टाइप से ऑनलाइन की डिमांड मत करो। फॉर्मेट आप प्रिंट आउट निकलवा लो, बढ़िया उसको भरो और एक ही बार जाके आपको कार्यालय में जमा करना है, नहीं कार्यालय में जा आप खुद जा सकते हैं तो उसको स्पीड पोस्ट कर देना, या जो भी होएगा वो आगे हम लोग भी सहायता करने बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या है कि मेरा मतलब है कि कोई शुरुआत होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा शंका शुभा या बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी या ऐसी डिमांड जो भाई ठीक है आप डिमांड अच्छी कर रहे हो लेकिन बिना उसके भी अगर काम चल सक रहा हो तो वैसा अपने को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको ऑनलाइन का अच्छा मतलब ज्ञान है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी आप थोड़ा सा सोचो। आप हाँ ये है कि भाई आप प्रिंट आउट निकाल लो, भर लो, आप पूना में हो, कहीं हो, केरल में हो तो वहाँ से आप स्पीड पोस्ट कर दो। आप कंपनी में नहीं करना चाहते तो वहाँ रक्षक संघ के कार्यालय में या आपके जो परिचित हैं उसको स्पीड पोस्ट कर दो, आपकी ओर से आपका फॉर्मेट जमा कर देगा। तो ये आपको मोटा मोटी हमने जानकारी दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी अगर छूट गई है तो आप फिर मेरे से या व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत से चल रहे हैं, या शाखा कार्यालय में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक तो ये हो गया, एक जाते जाते एक और मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है जो हम सब लोगों के फ़ायदे का है और आपने उसको पढ़ा भी होगा और आप सब लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी। वो डिमांड क्या थी कि यार जितने पेंशनर संगठन है सब कम से कम एक मंच पे आएँ और एकजुट होके पेंशनरों की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए एक मतलब एकजुट होके संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक सरकार को, प्रशासन को मतलब मानने के लिए आप आग्रह करें। और अगर शासन और प्रशासन आपकी मांगों पे ध्यान नहीं देता है, आपसे मिलकर आपसे चर्चा करके उसके समाधान के लिए कोई कोशिश नहीं करता है, तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाए। अब क्षेत्रीय स्तर पे भी किया जाए, भोपाल स्तर पे भी किया जाए, ऐसा एक संभावना बन रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि एक मतलब प्रारंभिक तौर पे एक एकता
मंच आपका कहना चाहिए संयुक्त मोर्चा या संयुक्त समिति, आप मध्य प्रदेश विद्युत मंडल या मध्य प्रदेश की जो विद्युत कंपनियां, उसमें जितने प्रमुख जो पेंशनर संगठन हैं, जिसमें हमारा हितरक्षक संघ भी शामिल है अब, तो वो भी शामिल होके हम लोग एक कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा आप लोगों को एक मोर्चा मतलब एक एकजुट होके जो आपके लिए मांगों के लिए जो एक कहना चाहिए संघर्ष करना पड़ेगा, वो हम लोग सब मिलके आपस में करेंगे। उसके लिए शीघ्र ही आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो एजेंडा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, वो आपको बताया जाएगा। आप बार तैयार भर रहिए, एजेंडा बताया जाएगा, कैसा आंदोलन करना है, क्या आपको करना है, किस तरह से सहयोग देना है, ये सब आपके लिए जानकारी में आएगा। लेकिन एक चीज़ आप याद ज़रूर रखिएगा कि मैं लंबी बात हो जाएगी, ज़्यादा कुछ आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार मिलेगा नहीं। अभी जो एकता बन रही है, ये एकता बड़े बड़े दिल रख के, बड़े खुले मन से बन रही है, तो इसको आप एकता बनाए रखिएगा। संगठन भी सभी लोगों से आग्रह है, साथ ही हमारे पेंशनर साथियों से भी आग्रह है, क्षेत्र में जो हमारे पदाधिकारी, सभी संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं या टीका टिप्पणी वगैरह सब छोड़ छाड़ के अपन को बड़े मकसद के लिए एकजुट होकर अपने को, हमारे सब पेंशनर भाइयों के लिए संघर्ष करना है। तो इसके लिए तैयार रहिए। और जितने पेंशनर्स हैं, भाई कहने को तो आंकड़ा यार 55,000 पेंशनर हैं, मतलब 35,000 के लगभग हमारे पुरुष पेंशनर हैं और मतलब 20,000 के लगभग हमारी जो परिवार पेंशनर हैं, ये आंकड़ा है। तो 55,000 आज हैं और रिटायर होते जा रहे हैं, तो बाकी लोग भी पेंशनर 2-3 साल में बनेंगे। तो हम 60-70 हज़ार लोग अगर हैं, उसमें से आधे नहीं तो 20, मतलब कहना चाहिए 25% भी, अगर आप 15-20 हज़ार लोग भी इकट्ठे हो जाओ ना, इसी आंदोलन में एक अपनी ताकत दिखला दो, तो शासन प्रशासन निश्चित आपकी ओर ध्यान जाएगा और आपकी मांगें मानी जाएगी। और नहीं तो फिर क्या है कि हम लोगों का काम तो है भाई आपको प्रेरित करना, आपको सक्रिय करना है। हम आपको नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सहयोग उपस्थित आपको होना है। आपका संख्या बल ही हम लोगों को मजबूत करता है। और नहीं तो फिर क्या है कि हमारी कोशिश तो जो रहेगी हम तो करेंगे, और आपकी उपस्थिति हमको सफल बनाएगी या हमको विफल करेगी या देर करेगी, उसमें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गणेश उत्सव की पुनः शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और मित्रवत एक दूसरे के साथ में सद्भाव पूर्वक अपना पूरा एक जो हमारा एक संयुक्त मोर्चा बन गया है, और उसकी गतिविधियां शीघ्र शुरू होंगी, तो उसमें पूर्ण तन मन धन से सहयोग करें। ऐसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।